स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 7। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बसाव क्या होता है, बसाव किसे कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु और जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी, ये सारी चीजें आवश्यक हैं। अब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन करके घर बनाए, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास को वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया। आवास के वातावरण को बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तब उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं ह्वांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? तो बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आकेट, संग्रहण, स्थानांतरी, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो ये बस्ती है मानव बस्ती, आप देख पा रहे हैं। इस तरह से मानव बस्ती होती है जहां लोगों के घर बने होते हैं और लोग रह रहे होते हैं। अब ऋतु प्रवास क्या होता है, ये शब्दावली है, जान लेते हैं कि ऋतु प्रवास यानी माइग्रेशन जो होता है किसे कहा जाता है। तो ऋतु प्रवास लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। ये कहलाता है ऋतु प्रवास। अब मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर आते क्यों हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। तो ऊपर दिए गए संवाद में बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि या मत्स्य पालन या वानिकी या दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्याप्त क्षेत्रों में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक बस्ती बहुत ही सघन है, ये वाली। यहाँ घर बहुत ही पास पास बने हुए हैं, सिर्फ रोड निकलने के लिए जगह है और कहीं जगह नहीं है। तो ये बहुत ही सघन बस्ती है, ऐसी शहरों में पाई जाती है। और ये प्रकीर्ण बस्ती, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि
कितनी दूर है, ये घर यहाँ पर है, फिर ये घर यहाँ पर है, ये घर यहाँ पर है, ये घर यहाँ, कितनी दूर दूर घर बने हुए हैं। तो इस तरह की बस्ती ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफार्म वाले अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह के घर अक्सर असम में बनाए जाते हैं। बांस के ऊपर 3-4 फुट ऊंचा बांस लिया और उसके ऊपर घर बनाए। आसाम में इसी तरह के घर बने होते हैं, क्योंकि वहां क्या है, हमेशा बारिश होती रहती है। और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। इस तरह के घर राजस्थान वगैरह में बनाए जाते हैं। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगर एवं शहरों के नाम आप लिखिए कि आपके यहाँ किस तरह की घर बनाए जाते हैं। अब यहाँ आपको एक बॉक्स दे दिया और पूछ दिया कि ये आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों में। उन्हें कौन बनाता है? उन्हें एस्किमोज बनाते हैं। एस्किमोज जो होते हैं वो बनाते हैं। एवं वे क्या कहलाते हैं? तो इस तरह के जो बर्फ के घर बने होते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। इग्लू आपने सुना होगा। ठीक है, इग्लू एस्किमोज बनाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। ठीक है, अब है परिवहन। लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूर की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोजने से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। देखिए, घोड़ा गाड़ी दिख रही होगी आपको। फिर ये क्या है? परिवहन के उन साधनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्रों स्कूल आने के लिए करते हैं। तो स्कूल बच्चे कई साधनों से आते हैं। कोई गाड़ी से आता है, कोई बस से आता है, कोई प्राइवेट ऑटो से आता है, कोई साइकिल से आते हैं। 7th क्लास में तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो किसी से भी आ सकते हैं। आजकल तो बच्चे स्कूटर से भी आते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। याद रखना, ये चीजें क्वेश्चन में आ सकते हैं। जैसे एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा क्या है? एक जानवर है। ठीक है, उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, मतलब आसान बना दिया, जल्द। आज भारत से यूरोप की यात्रा केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। अब क्या आप जानते हैं, भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। ये स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो ये जो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन अभी नया बना है, नया आने लगा है कि स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। अब है कि परिवहन के 4 मुख्य साधन। तो परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग, ये हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पढ़ चुके हैं, और वायु मार्ग, जल मार्ग, 4 हैं। सड़क मार्ग सभी जानते हैं सड़क मार्ग क्या होता है, लेकिन फिर भी इसमें पता नहीं क्यों दे दिया क्लास में। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की, कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व की सबसे ऊंचे सड़क राजमार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्तीत संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। तो देखिए,
ये कच्ची सड़क है और ये पक्की सड़क है। और ये क्या है, जाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो ये यहाँ इसलिए दिया गया है क्योंकि ये समुद्र तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर चलने वाली ट्रेन है। फिर है दूसरा रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जल व्यापक रूप से फैल गया। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनना संभव हो गया, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। तो ये किस रेल मार्ग की बात कर रहे हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग बनना संभव है। ये वाला रेल मार्ग जो जाइनिंग से ल्हासा सबसे बड़ा है। अब यहाँ दिए गए हैं, ये वाला रेल मार्ग सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में, जिसको कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो ये व्लादिवोस्तोक है, ठीक है, यहाँ पर ये, और ये सेंट पीटर्सबर्ग है। तो ये रेल मार्ग जो आप देख पा रहे हो इतना लंबा है, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा रेल मार्ग है, क्योंकि रूस ही दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री है और उस पर ये रेल मार्ग सबसे बड़ा होगा। अभी तो आजकल रूस कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, क्योंकि वो यूक्रेन को कब्जाने के चक्कर में है, युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 के चांस बन रहे हैं। तो रूस के बारे में कुछ और अलग से पढ़ेंगे एक नए वीडियो में। इस चैप्टर में तो इतना ही था कि सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है वो रूस में है। दूसरा है जलमार्ग। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है एक, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, और दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो। अफ्रीका में है डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में है सिडनी, यूरोप में है लंदन। तो क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम बता सकते हैं? तो ये अंतर्देशीय जलमार्ग है। उसके बाद आता है वायुमार्ग। अंग्रेजी हिंदी एक क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों में टीवी चैनलों के नाम लिखो, किस लिए छोड़ो। वायुमार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुछ प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं: दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। तो ये अभी हमें देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है।
चित्र 7.1 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने का कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो ये संचार के साधन हैं, टेलीफोन, टीवी। और अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हवाई जहाज। इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये विश्व के प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन हैं। इसको थोड़ा डिटेल में देख के समझेंगे। ये हमारे कॉन्टिनेंट हैं और इसमें वो दिखाया गया है, एयरलाइंस दिखाई गई हैं सारी। जैसे हमारी एशिया में भी, इंडिया में यहाँ पे दिखाई जा रहा है। दिल्ली से, जहाँ पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा जो हवाई एयरलाइन है दिल्ली है। दिल्ली में, कोलकाता में और चेन्नई में और मुंबई में। और ये कराची तो पाकिस्तान में आ जाएगा। और जो ब्लैक डॉटेड है वो सारी एयरलाइंस ही हैं। ये डरबन है, सिडनी है, पर्थ, टोक्यो, ओसाका, सियोल, व्लादिवोस्तोक। ये रेलवे स्टेशन, यहाँ तक ये रसिया का रेलवे स्टेशन था, रेलवे लाइन थी। व्लादिवोस्तोक थी। कहाँ से? सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर ये सब भी रेलवे लाइन थी। तो यहाँ एक्चुअली ये समुद्र और हवाई पत्तन है दोनों। ये जो रेड डॉटेड है वो वायु मार्ग है और ब्लू डॉटेड है वो जल मार्ग है। आप जहाँ एक मिनट, थोड़ा इसको स्थिर करना ठीक रहेगा। आप देख पा रहे होंगे जो ब्लू डॉटेड है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जल मार्ग है, और जो रेड डॉटेड है वो सारा हवाई मार्ग है। तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड में अब दुनिया इतनी संकुचित हो गई है कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। चैप्टर खत्म हो गया, ज्यादा बड़ा था नहीं, तो अब क्वेश्चन आंसर कर लेते थोड़ा सा अभ्यास कि परिवहन के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमने देखा वायु मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग, ये परिवहन के 4 प्रकार हैं। तो ये 4 परिवहन के प्रकार हो गए: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। फिर है बस्ती से आप क्या समझते हैं? तो बस्ती जहाँ लोग रहने लग जाते हैं इकट्ठे। पहले जीवन कैसा था? आते जाते रहते थे, प्रकृति पर निर्भर होते थे। लेकिन जब से कृषि का आरंभ हुआ, लोगों को एक जगह रहना पड़ा, तो रहने लगे, फिर बस्ती बसने लगी। मनुष्यों का बसाव बस्ती कहलाता है। फिर है ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप। तो ग्रामीण का खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और हस्तशिल्प वगैरह ये सारी क्रियाएं करते हैं। रेल मार्ग के 2 गुणों के बारे में बताए। तो रेल मार्ग एक तो सस्ता होता है और दूसरा लंबा हम जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। फिर है संचार। संचार से आप क्या समझते हैं? तो संचार में
दुनिया बहुत ही संकुचित कर दी है, छोटी कर दी है। हम घर बैठे ही कहीं भी जाने की टिकट, चाहे रेल टिकट हो, चाहे सिनेमा की टिकट हो, घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, किसी से भी मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और जनसंपर्क के माध्यम संचार में आप सैटेलाइट को भी देख सकते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी पर नजर रखे हुए है कि कहाँ क्या हो रहा है। और जनसंपर्क में लोगों से बातचीत करना, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से हो, चाहे कैसे भी हो सकती है। ठीक है। फिर है कि इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है। तो ये जो मेज है, ये संचार का साधन नहीं है। पुस्तक हो सकती है, टेलीफोन हो सकता है। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण, तो सबवे भूमिगत निर्माण होता है, उसको सबवे बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है। तो द्वीप पर जाना होगा तो हमें जहाज से ही जाना होगा, क्योंकि पानी के थ्रू जाना होगा। कार तो जा नहीं सकती, ना रेलगाड़ी जा सकती है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, तो साइकिल ही है, क्योंकि ना तो उससे धुआं निकलता है, और बस से धुआं निकलता है इसलिए बस नहीं हो सकती, और हवाई जहाज भी नहीं हो सकता। ये महंगा भी होता है और प्रदूषण भी फैलाता है। फिर है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो इंटरनेट, नगरीय क्षेत्र। तो नगरीय क्षेत्र क्या होगा, जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। नहर मार्ग होता है अंतर्देशीय जल मार्ग। और इंटरनेट क्या है, संचार का एक साधन है। और सघन बस्ती, आसपास निर्मित घरों वाला क्षेत्र, या पास आसपास, कुछ भी कह सकते हैं। फिर है आज विश्व सिमटता जा रहा है, तो इसका क्या कारण है। इसका यही कारण है कि चाहे हमें किसी से बात करनी हो, चाहे हमें कहीं जाना हो, ठीक है, पहले हमें थोड़ी सी दूर जाने के लिए काफी टाइम लग जाता था, या तो हम पैदल जाते या फिर जो जानवर हैं उनके थ्रू जाते। लेकिन आजकल तो हम यूरोप भी जाएं तो 7 से 8 घंटे में हम पहुंच जाते हैं हवाई जहाज द्वारा। तो ये क्या है, विश्व सिमटता जा रहा है, क्योंकि जो दुनिया है वो अब छोटी हो गई है हमारे लिए, क्योंकि हम एक पल में और न्यूज के द्वारा, संचार माध्यम के द्वारा पूरे वर्ल्ड में कहीं की भी न्यूज है हमें तुरंत मिल जाती है लाइव। अब जैसे अभी देखा जाए तो यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है। पहले ये संचार के इतने ज्यादा साधन नहीं थे तो पता नहीं चलता, अब तो लाइव देख सकते हैं कि कौन सी मिसाइल छोड़ रहा है, क्या कर रहा है, कितना, तो सब कुछ ये इस वजह से हम कह रहे हैं कि पूरा आज विश्व सिमटता जा रहा है। अब ये क्रियाकलाप है कि अपने स्थानीय क्षेत्र में एक सर्वेक्षण करें, देखें लोग अपने कार्यस्थलों पर जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये कोई जरूरी चीज नहीं है, क्रियाकलाप ही है। तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।